हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही कंटिन्यू रखेंगे और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है और इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम जो रमन स्पेक्ट्रा है या जो रमन इफेक्ट है उसको हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारा यही टॉपिक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए मॉलिक्यूल्स इज पुट इनटू ए स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम किसी मॉलिक्यूल्स को स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके इंटेंसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो। तो जब उस मॉलिक्यूल्स को स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके अंदर कुछ डिस्टोर्शन क्रिएट होता है। मीन्स हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E, और इसके अंदर हमने एक मॉलिक्यूल्स को प्लेस कर दिया A पॉइंट B, ये हमने एक मॉलिक्यूल्स लिया। तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल्स को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव पोल होगा और दूसरी तरफ नेगेटिव पोल होगा। तो पॉजिटिव पोल क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव पोल है वो इस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव पोल की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएंगे। मींस इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इसलिए यहां पे बोला गया है जब किसी मॉलिक्यूल्स को स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर डिस्टोर्शन क्रिएट होता है। डिस्टोर्शन क्रिएट होने का मतलब यहां पे ये भी बोल सकते हैं उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स है कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव पोल की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे और ये बी, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाए, यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस बी के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये बोल सकते हैं इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर डाइपोल क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको प्लेस नहीं किया था तो इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं था, या फिर हम ये बोल सकते हैं इस मॉलिक्यूल्स का कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं था। जैसे ही हमने इस मॉलिक्यूल्स को स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डिस्टोर्शन क्रिएट होता है, उसके बाद द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई बीइंग अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव पोल, जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई है उस मॉलिक्यूल्स का वो नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और सेम एज इट इज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है द सेपरेशन ऑफ चार्ज सेंटर केस इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट के कारण क्या होगा, उस मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स का जो चार्ज है उसका सेपरेशन हो जाएगा, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, मोमेंट टू बी सेट अप द मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स इज सेट टू बी पोलराइज। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गया, पोलराइज हो गया। यहाँ पे किसी लाइन में शायद थोड़ा सा मिस्टेक है। इस लाइन का मतलब यहाँ पे ये है, जब हम उस मॉलिक्यूल्स को स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वहां पे डाइपोल क्रिएट होगा, या उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलराइज हो जाएगा। ये इस पॉइंट का मतलब है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन है वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हो रहा है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला तो ये कि हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम कितना अप्लाई कर रहे हैं। तो जितना हम स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा या फिर डाइपोल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो डाइपोल है वो इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो डाइपोल क्रिएट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही इस मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट होगा।
दूसरा ये डिपेंड करता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हम लेके चल रहे हैं ए बॉन्ड बी, इस मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रोंग है। अगर बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रोंग है बहुत ज्यादा तो काफी इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमें डाइपोल क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दूसरा जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो बॉन्ड है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कितना स्ट्रोंग है। अगर बॉन्ड स्ट्रोंग है तो डाइपोल क्रिएट करना मुश्किल है, अगर हमारे पास जो बॉन्ड है वो वीक है तो डाइपोल क्रिएट करना आसान है। तो बेसिकली दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। द साइज ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल म्यू डिपेंड ऑन बोथ ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो म्यू है, म्यू बोले तो इंड्यूस्ड डाइपोल या फिर डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड डाइपोल इसलिए बोला क्योंकि इनिशियली उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं था, यहाँ पे जो डाइपोल है वो इंड्यूस हुआ है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर डाइपोल क्रिएट होगा। एंड द केस ऑफ केस विथ विच द मॉलिक्यूल्स कैन बी डिस्टोर्ड। और जो सेकंड फैक्टर है उसका मतलब क्या, सेकंड पॉइंट है वो ये है कि उस मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रोंग है। बेसिकली इन दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कितना डाइपोल इंड्यूस होगा। तो हमने यहाँ पे जो म्यू है वो क्या है, डाइपोल है। इंड्यूस्ड डाइपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर हम जो स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम जब रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट लेके आए हम यहाँ पे अल्फा। और जो अल्फा है यहाँ पे वो क्या है, पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट, या वेयर अल्फा इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। उसके बाद अगर हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू, इस टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे तो म्यू बाय ई हो जाएगा हमारे पास। यहां पे तो अब तक तो हमने बात की स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम यहां पे क्या करेंगे, जो अप्लाइड फील्ड है, अब तक हमारे पास स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पोलैरिटी है उसको चेंज करना स्टार्ट कर दूं। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब क्या है, अभी इस तरफ पॉजिटिव पोल है तो मैं पॉजिटिव पोल की जगह नेगेटिव पोल कर दूं और नेगेटिव पोल की जगह पॉजिटिव पोल कर दूं। बार बार में अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज करूंगा तो क्या होगा इस मॉलिक्यूल्स के अंदर, अगर पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगी तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बी की तरफ। तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देंगे। कब, जब हम इस मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी पोलैरिटी चेंज करना स्टार्ट करेंगे तो इस मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर ऑक्सीलेशन होगी और हमारे पास कोई भी ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है, रिलीज करता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीलेशन है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि हम जो पोलैरिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितना फास्ट चेंज कर रहे हैं। अगर जितना फास्ट चेंज करेंगे तो ऑक्सीलेशन ज्यादा होगा, अगर स्लो करेंगे पोलैरिटी में चेंज तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीलेशन है वो कम होगा। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जो वाइब्रेशन है वो डिपेंड करता है इस ऑक्सीलेशन के चेंज पे। जितना जल्दी जो पोलैरिटी जितना जल्दी चेंज करेंगे उतना ही जो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन है उसके अंदर चेंज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए बीम ऑफ सच मॉलिक्यूल्स इज सब्जेक्टेड टू when a sample of such molecules is subjected to a beam of radiation of frequency nu, the electric field experienced by molecules। हम किसी भी सैंपल के ऊपर जब क्या करते हैं, जो बीम है, कोई भी रेडिएशन का बीम जब फॉल करते हैं और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है न्यू, तो मॉलिक्यूल्स कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे फील करता है या एक्सपीरियंस करता है वो हमने ले लिया E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। और ओमेगा की जो वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई न्यू होती है, तो ये वैल्यू अब यहाँ पे ओमेगा की जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। न्यू क्या है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो है यहाँ पे न्यू। उसके बाद द इंड्यूस्ड डाइपोल आल्सो अंडरगोज ऑक्सीलेटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो यहाँ पे ये बता दिया जो इंड्यूस्ड डाइपोल है वो क्या होगा, उस फ्रीक्वेंसी का ऑक्सीलेट करेगा और उसके ऑक्सीलेशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो न्यू लिया है यहाँ पे।
तो ये जो E की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे E की जगह तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। हमने यहाँ पे क्या किया, अल्फा एज इट इज, E की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो ये आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 टेल अबाउट द हाउ टू डाइपोल मोमेंट चेंज। तो इक्वेशन नंबर 3 बताती है कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो कितना चेंज होगा या वो कैसे चेंज होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वाइब्रेशन और रोटेशन विच चेंज द पोलैरिटी पीरियोडिकली। जो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन है या फिर उसका जो रोटेशन है उससे क्या होगा, उसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी पीरियोडिकली। और जो पोलैरिटी जो चेंज होगी वो कितनी चेंज होगी, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशन टी। तो इतना ये पोलैरिटी चेंज हुई है उसके वाइब्रेशन या फिर उसके रोटेशन के कारण। तो ये जो अल्फा की वैल्यू है ये हमें याद करनी पड़ेगी फिलहाल। तो ये वैल्यू उठा के हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे क्या आएगा, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जब ये वैल्यू पुट की तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास दो टर्म है, एक ये टर्म है और जो सेकंड है वो ये टर्म है। ये वाली जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है जो वाइब्रेशन के कारण पोलैरिटी में जो चेंज आया है वो ये टर्म डिनोट कर रही है। और ये जो टर्म है वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली टर्म ये डिनोट कर रही है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी और इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हमारा रिजल्ट आता है। अगर इस फॉर्मूले को मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद इस टर्म पे हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू अल्फा नोट ई नोट साइन ओमेगा साइन 2 पाई न्यू टी प्लस 1/2 बीटा ई कोस 2 पाई और न्यू माइनस न्यू वाइब्रेशन, और ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट रहता है, वो पॉइंट क्या है, हमने जो वाइब्रेशन के कारण जो पोलैरिटी के अंदर जो चेंज आया है उसमें इन टर्म को डिफाइन नहीं किया कौन सी टर्म क्या है। तो यहाँ पे जो अल्फा नोट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोलराइजेशन है, और जो बीटा है वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेशन विद वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कारण जो पोलराइजेशन के अंदर जो चेंज हुआ है वो बीटा डिनोट कर रहे हैं, और जो अल्फा है वो इक्विलिब्रियम पोलराइजेशन है। तो आई होप आपको ये जो क्लासिकल रमन थ्योरी है वो आपको समझ आई हो। थैंक यू।